आज हमारे साथ जुड़े हैं रिंग के किंग। मुक्का खाया है कभी? ये राजौंड विलेज कैताल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से है। मेडलिस्ट बॉक्सर मनोज कुमार, इंडियन बॉक्सर मनोज कुमार, बॉक्सर मनोज कुमार, बॉक्सर मनोज कुमार। दिल्ली जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे थे, आपके हिसाब से उनके साथ शोषण हुआ था या राजनीतिक षड्यंत्र था? वो खिलाड़ी और हमने देखा कि जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ओलंपिक खेलते हो, कॉमनवेल्थ खेलते हो, अन्य कोई भी गेम हो, हरियाणा के ज़्यादातर खिलाड़ियों का नाम आता है। उसका इसके पीछे क्या फैक्टर है? देसी खाना देसी पाना या मेरा हरियाणा। अगर किसी खिलाड़ी की फेडरेशन के सदस्य या फेडरेशन के साथ नहीं बनती तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है या कोई सुलह मशवरा या बैठ के उसका समाधान निकालते हैं? भिवानी के लड़के का सिल्वर आ गया तो उसकी ट्रायल हो जाएगी, और किसी डिस्ट्रिक्ट का सिल्वर आ गया तो उसकी ट्रायल देखो नहीं आप, और किसी डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड आ गया तो उसकी ट्रायल ले लेते सिल्वर गिल्ला। जब आपको अर्जुन अवार्ड मिला था उससे पहले आपने कोर्ट में, मीडिया में काफ़ी चर्चा भी हुई इस बात की। टेक्निकल ऑफिसर आते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो आपका बॉक्सर हार गया है, तो मैं बहुत शॉक था कि भाई ये कैसे हार गया। खेल मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर मनोज कुमार। Manoj took the matter to the Delhi High Court and won his case. The controversial recommendation of boxer Jai Bhagwan for the prestigious Arjuna Award has been finalized. खुशी है कि हमने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। Indian boxer Manoj Kumar will be bestowed the Arjuna Award as the Sports Ministry has finally accepted his nomination. आपका कोर्ट के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जब आपको डीएसपी के पद के लिए भी आपने याचिका दायर की थी, आपको इंस्पेक्टर का पद दे रहे थे। ये आदमी जैसे सुबह चलता है, रात को सोता है तो रिमाइंड करता है आज मैंने क्या क्या किया, कहाँ क्या हुआ। बिल्कुल। तो वो रिमाइंड किया तो वहाँ देखा भाई पीछे पीछे कौन कौन चोर थे, वो चेहरे पढ़ने में आया, समझने में टाइम लगा। आप ओलंपिक में भी किसी कारण जीतते रह गए थे, वो क्या मामला था? मैं कोच के सीधा सिर हो गया। अच्छा। मखा जी आप बहुत हो गए, मैंने बहुत मेहनत करी है। दिल तक लिगड़ रही थी बात तो। हाँ, तो वो बोलिया भाई ऐसा है मनोज, मैंने कुछ नहीं किया, और राकेश ठाकुर ने पकड़ उसने कराया, तेरे हरियाणा वाला ने कराया, बंदा नहीं कराया कुछ भी। मैं उसके पास गया, भाई साहब मेरा तो सिलेक्शन हो रहा, नॉकआउट में रखा आया हूँ। बोला भाई तेरा कौन नहीं। मैं गया और मैं के सरकारी खर्चे पे ले गए, मैं इनका अकेला मामले का छोरा लागू है, मैंने सरकारी खर्चे पे लेकर आया। बोले तेरा नहीं है जात। तो मेरा मन टूट गया था, तो मैं बड़े भाई को बोले मैं तो जाऊँ। तो बड़ा भाई बोलिया भाई चैंपियन मैं भी था, चैंपियन मुकेश भी था, लेकिन हमने मौका नहीं मिला, तेरा मौका मिल रहा। बिल्कुल। तू नेशनल स्तर पे जा रहा, तेरा फ्यूचर आगे है। बिल्कुल। बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो वैश्य के पास भी होता है लेकिन इज्जत नहीं होती। इज्जत नहीं होती। बिल्कुल। जो मैंने सपने देखे हैं वो पूरे करने हैं तुझे। तो फिर मैं वो रुक गया था। और अगर मनोज जी को फेडरेशन की या गेम से रिलेटेड किसी बड़े पद पे बिठाया जाए तो क्या क्या बदलाव करना चाहोगे आप? खिलाड़ी के साथ सब लड़ते हैं, अनाड़ी के साथ सबके बस की बात नहीं है। एक बार लड़ेगा, दो बार लड़ेगा, कोई ना कोई अनाड़ी ऐसी तैसी करके चला जाए। और आपका फेवरेट नेता? फेवरेट नेता कोई नहीं है जी, क्योंकि सारे नेता धोखेबाज हैं। आपके ऊपर एक आरोप भी लगाते हैं कि जब आप कॉमनवेल्थ गेम में चैंपियनशिप जीते थे तो आपके जो कोच थे वो राजेंद्र सिंह जी थे, लेकिन आपने उस समय अपने भाई को आगे किया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं उसकी सच्चाई बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बोल देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं रिंग के किंग, अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन मनोज कुमार जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। हम आपके जीवन परिचय से ही शुरू करेंगे। मनोज जी, आपका गांव कहाँ है और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? भाई स्पोर्ट्स में देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा गांव है राजौंद, कैथल जिले में। जी। और शिक्षा मैंने स्टार्टिंग में कैथल जैसे स्टेडियम के साथ हमारा ग्राउंड था, घर था, तो उससे थोड़ी दूर जाके हमारी गामड़ी थी, सैनी वाली गामड़ी बोलते हैं। जी। उसमें सैनी पब्लिक स्कूल था, उसमें 5वीं क्लास तक पढ़ा मैं। उसके बाद सरकारी स्कूल है
कैथल में, उसमें 6th क्लास तक पढ़ा। फिर 7th 8th मैंने अपना जो हिंदू पब्लिक स्कूल है कैथल में उसमें की। फिर उसके बाद मैं हिसार साई हॉस्टल में शिफ्ट कर गया था। जी, आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की? मतलब गांव में या की थी या कैथल आए थे उसके लिए? देखिए, गांव में फिजिकल एक्टिविटियाँ होती रहती थी। जी। जैसे मेरे फादर आर्मी से थे, तो उन्होंने आर्मी में अपना बटालियन लेवल पे स्पोर्ट्स किया हुआ था। सारे स्पोर्ट्स किए हुए थे, तो वो बताते रहते थे हमें। जैसे हम छोटे थे, ज़्यादा 5-6 साल के, तो बताते थे भाई मैं खो खो, कबड्डी, अपना वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, सारे बॉक्सिंग, सारे गेम खेल जाऊँ बटालियन में। जी जी। और तो वो लाइक करते थे स्पोर्ट्स को। तो उसके बाद उन्होंने कैथल जो है, जो 12वीं छोड़ने के बाद स्पोर्ट्स महकमे में जॉब का ऑफ़र मिला। जी। जैसे उनको स्टार्टिंग में CISF का ऑफ़र मिला। जी। उसमें फिर जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, तो उसमें CISF की पूरी पलटन को मतलब कि रोड़ा हो गया था, दंगे हो गए थे उस टाइम पे। तो वो जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने बैंक की नौकरी की। फिर बैंक वाली भी करने लगे, तो बैंक के बाद स्पोर्ट्स का उनका रुझान था, तो स्पोर्ट्स में निकली हुई थी इसकी क्लास 4 की। तो उन्होंने कैथल में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद उन्होंने वहीं पे स्पोर्ट्स में रुझान था उनका, तो बच्चों को स्पोर्ट्स कराने के लिए, बड़े भाई का स्पोर्ट्स में डालने के लिए उन्होंने वहीं पे फैमिली को शिफ्ट कर लिया था कैथल स्टेडियम के बाद साइड में। कौन सी सन की बात है ये? जब कैथल में बाढ़ आई थी 93 बात है शायद। हाँ, उस साल की बात है। तो वहाँ पे वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। बड़े भाई को उन्होंने बॉक्सिंग में डाला था। जी। तो बड़े भाई को बॉक्सिंग में डाला था, तो बड़े भाई को मैं कैच करता था। जैसे मैं और मेरे साथ जो जुड़वा ब्रदर है बॉक्सर मुकेश कुमार, इंटरनेशनल बॉक्सर है वो भी। तो हम दोनों ग्राउंड में, बड़े भाई राजेश जो कि आज के दिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग कोच है, और एक बॉक्सिंग कोच, एज ए बॉक्सिंग कोच ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं रियो ओलंपिक में। तो वो जो है, हमें छोटे बच्चे थे हम दोनों, तो हमें बॉल लेके दे देते थे, तो हम खेलते रहते थे। तो वहाँ से मेरी रुचि बनी। उसका खेल देखते थे फिर बॉक्सिंग? बिल्कुल। वो जब भी फाइट वगैरह करते थे, कुछ करते थे, तो उसको देखते थे हम। क्योंकि जैसे जैसे थोड़े से बड़े हुए, बीच में बाढ़ आ गई थी। फिर बाढ़ के बाद फिर 95 के उसमें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो उसमें दूरदर्शन पे सनी देओल की फिल्म देखी थी, तो वो बॉक्सिंग की तरफ रुझान हो गया। मेरे ख्याल से जिद्दी थी, घातक थी, घायल थी, इस टाइप की फिल्म थी। हाँ, तो मेरा थोड़ा बॉक्सिंग की तरफ रुझान हो गया। तो मैं बड़े भाई को देखता था, उसमें मुक्केला सनी देओल के मुक्के चलते थे, तो बड़े भाई को फाइट देखने लग गया। मैं देख के तो नकल करता था, तो घर पे जाके नकल करता था। तो फिर बड़े भाई मुझे गाइड करते थे, भाई ये बॉक्सिंग लैंग्वेज में ये पंच स्ट्रेट है, ये अपरकट है, ये हुक है, ये पेट में लगता है, हुक जो है साइड में जबाड़े पे लगता है, स्ट्रेट पंच जो है फेस पे सीधा लगता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। और ये मेडल जीतने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेडल जीतने की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं 98 में पहली स्टेट खेला जी, तो वहाँ पे मैं चैंपियन बना था। वो हुई थी पंचकुला में। स्कूलिंग थी या नहीं, हरियाणा सब जूनियर स्टेट थी। जी जी। तो उसमें मैं चैंपियन हुआ। तो वहाँ से मतलब कि मैं नेशनल खेलने गया था 1999 में, कलकत्ता के अंदर नेशनल हुई थी। तो उसमें मेरा मेडल आया, फिर मैं इंडिया टीम में चला गया, और तब से लगातार चलता ही रहा। और आपने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, वर्ल्ड चैंपियन की आपकी 6 नंबर की रैंक रही थी शायद 3 साल। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका कोई प्रोसेस होता है? जैसे कोई लड़का या कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने उसके पहले कोई ट्रायल वगैरह होती है कुछ?
देखिए ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है खेल का। जैसे आपने शुरुआत पूछी 99 से, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है 99 के बाद मैं 2000 में फिर नेशनल खेला। फिर मैं पहली बार 99 में ब्रॉन्ज आया, फिर मेरा सिल्वर आया 2000 में। फिर उसके बाद 2 साल 2000 में जब मेरा सिल्वर आया तो उसके बाद मैं आया तो बड़े भाई को लगा कि मेरे साथ एक चैम्पियन की ज़रूरत है ट्रेनिंग के, क्योंकि स्टार्टिंग ग्राउंड कैथल में उस टाइम पे 5-7 बच्चे आते थे। इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, बॉक्सिंग क्रेज नहीं था। तो 5-7 बच्चे आते थे, जिसमें से 2 पड़ोसी बड़े भाई के क्लास फेलो थे कॉलेज के, और 3-4 बच्चे हमारे साथ आते थे। जैसे हम स्कूल में थे, उसमें सैनी पब्लिक स्कूल में, तो सैनी वाली कॉमेडी से कई सैनी कम्युनिटी के कई लड़के जो हमारे साथी थे। चानू था, रविंदर, एक सूरजवान था, विनोद था, बाबू था, कई लड़के थे जो हमारे साथ आते थे ट्रेनिंग पे। तो वो मतलब कि बॉक्सिंग लगातार स्पोर्ट्स में इच्छुक नहीं थे हम, लगातार अपना, क्योंकि बड़े भाई ने एक गाइडलाइन दी थी, भाई स्पोर्ट्स करना है तो अपना एज ए फ्यूचर करना, क्योंकि आपके पीछे एक पढ़ा लिखा माइंड मास्टर इंसान होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। एक सही दिशा देने वाला काम। बिल्कुल। तो बड़े भाई पढ़े लिखे थे शुरू से ही, मतलब कि समझदार थे। बचपन में जिम्मेवारियां आ गई थी परिवार की। बचपन से ही फादर साहब आर्मी पर्सन थे, तो कभी भी इजी कंफर्ट जोन में दिया नहीं। तो बड़े भाई को जिम्मेवारी दे के रखी ताकि वो बचपन से ही एक्टिव हो। तो उस रुझान से फिर बड़े भाई ने शुरू में ही हमें ये एम दिया था कि भाई हमें फ्यूचर ही बॉक्सिंग है, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। क्योंकि ना हम किसी नेता के बच्चे, ना हमारे पास कोई लैंड लोन फैमिली है, भाई पीछे जमीन जायदाद ज़्यादा है। बिल्कुल। और अब हमारा तो जो कुछ है एम फेम ये स्पोर्ट्स ही है, इसी में करना है। तो उसके लिए फिर बड़े भाई ने मेरे को चैंपियन बनाने के लिए देखा, भाई इसके साथ का, मेरे साथ का कोई नहीं था बच्चा, छोटे था मैं काफ़ी, वेट भी मेरा 28-30 kg था। तो जैसे मैं बड़े भाई को देख के नकल करता था, तो ऐसे ही ग्राउंड में खेलने जाते थे, तो मैं बॉक्सिंग की तरफ आ गया, मुकेश जूडो की तरफ चला गया था जी। तो मैं जब बॉक्सिंग में आया तो मैंने नकल कर रहा था। बॉक्सिंग हवा में शैडो बोलते हैं बॉक्सिंग, उसमें तो शैडो कर रहा था। तो वहाँ पे कई हमारे सीनियर खिलाड़ी बॉक्सिंग देख रहे थे, मतलब कि मेरे को देख रहे थे नकल करते करते। तो उन्होंने बोला तेरे को बॉक्सिंग आती है? मैं आती है। तो उन्होंने क्या नाम लेते हैं, बोला भाई आ जा, बोले स्वादियों खिलाड़ी तन बेरा। तो मजाक के तौर पर रिंग में तो बोले आज इस न पटवावा। तो उन्होंने मजाक में बोला फाइट करेगा? मैं और बोले बॉक्सिंग। हाँ मैं बिल्कुल। एज कितनी थी? 10-11 साल। 11 साल होगी, 11 या 12 होगी ज़्यादा। तो वो हमारा जैसे विक्रम डोल बैठा था, एक भाई और था, 2-3 जने थे। तो बोले आ जा तेरी फाइट कराओ। मैं करा दो। तो एक लड़का था सीनियर, वो सब जूनियर में उस टाइम स्टेट में मेडल लेके आया था, मेरे से बड़ी वेट कैटेगरी में, 39 किलो में। तो उसके मैंने मार के नाक को खून निकाल दिया। तो फिर मेरा हौसला बन गया। तो गाड़ी पार है। पहली बार ग्लव्स डाले थे, ना बैंडेज लपेटी, ना गमसील डाली। तो अपना जाके उसका मारे मुक्की। तो बोले तना कड़ा सीखे मगर है, बोला कि न सिखाई, मेरे भाई ने सिखाई। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो बड़े भाई ने वहाँ से मेरे को देखा और बोला बॉक्सिंग करेगा? हाँ। तो उन्होंने फिर एक लेंडर पेस की, उस टाइम पे 97 की बात है, 97 में लेंडर पेस की हिस्ट्री आई हुई थी, क्योंकि 96 में उसका ओलंपिक मेडल आया था पहला। तो उन्होंने वो हिस्ट्री दिखा के बोला था ये ओलंपिक खेल होते हैं, यहाँ तक जाएगा तो बॉक्सिंग कराऊंगा, नहीं तो कराऊंगा नहीं। तो फिर मेरी शुरुआत हुई थी बॉक्सिंग से। और कॉमनवेल्थ में पहले गए थे इसमें ओलंपिक में?
पहले तो देखो टूर्नामेंट लगातार खेलने पड़ते हैं, ओलंपिक क्वालिफाई अलग मैटर है, 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम, 4 साल में एशियन गेम, 4 साल में ओलंपिक आते हैं। पहले आपका कॉमनवेल्थ एशियन आएगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी, वर्ल्ड क्वालिफाई के लिए, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, फिर ओलंपिक क्वालिफाई करना पड़ता है। जो इनमें मेडलिस्ट होगा कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियन में, वही ओलंपिक में खेलेगा, कुछ ऐसा रूल है? नहीं, उसके लिए एक ओलंपिक क्वालिफाई रखा जाता है जी। ओलंपिक क्वालिफाई में पूरा वर्ल्ड लड़ता है, तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है, अभी एशिया से 4 या 5 अफ्रीकन अमेरिकन जितने पार्ट होते हैं हमारे ओलंपिक में, तो उन सब विभागों से, एशिया से, यूरोप से, अमेरिकन से, सबसे जो जितने हमारे पार्ट है, तो उन सब से खिलाड़ी बॉक्सर छटते हैं। 4-4, 5-5 कंडीशन रखी जाती है, एक वेट कैटेगरी में 4 होंगे या 5 होंगे, तो वहाँ से क्वालिफाई होता है। जिस समय कॉमनवेल्थ में आप फाइनल में थे, उस समय आपके दिल और दिमाग में क्या था? क्योंकि जो भी खिलाड़ी रिंग के अंदर होते हैं, उसकी जो फाइट होती है वो चैंपियनों के साथ होती है, तो उस समय खिलाड़ी के मन में या दिल में क्या चलता है, और आपके उस समय क्या था जब आप कॉमनवेल्थ के फाइनल में थे? देखो, ऐसी औरों की सोच होती है, मेरी सोच मैं बताऊं, उस टाइम मेरे मन में जब लोग कॉमनवेल्थ की और उसकी फाइट सोच रहे थे, तो मैं शॉपिंग की सोच रहा था। अच्छा जी। क्योंकि कुछ पॉकेट मनी मिलती है खेल में, और कुछ मैं जॉब लगा था रेलवे की, तो पैसे इकट्ठे थे, तो मेरा सपना था भाई जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँगा तो उसके बाद जैसे सेलिब्रिटी हो जाऊँगा, सेलिब्रिटी हो जाऊँगा तो अच्छा उसमें अच्छे कपड़े, ड्रेस डाल के जानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं वो खरीदने में व्यस्त था, मैंने फाइट की तो सोची ही को नहीं भाई किसके साथ क्या है जी, वो नहीं सोची। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि, और जबकि मैं तो निरे सुख दुख से भुगत के फिर वहां तक पहुंचा था। बिल्कुल। तो मेरे पास तो वो मौका था, ये सोचने का नहीं था भाई मैं क्या खेल लूँगा, कैसे खेल लूँगा, इस चीज़ का प्रेशर नहीं था मेरे पास। वो था कुछ कर दिखाने का, बस वो जाना है और तोड़ के आना है। देसी खाना देसी बाना, यह है मेरा हरियाणा। ये देसी ठाट बाट जो है जन्म से बच्चों को मिलती है। तो सबका माइंड अलग अलग होता है, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सोचते हैं सब, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ब्लाइंड माइंड था, पिकर खाना। वैसे क्या सोचना चाहिए एक खिलाड़ी को जब सामने अपोजिशन का खिलाड़ी हो? आप भाई किस किस चीज़ पे निगाह रखनी ज़रूरी है? देखिए, आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ पे, बिल्कुल जब आपका फिटनेस लेवल है ना, एक एज होती है, एक एज के बाद फिटनेस लेवल चलता है, एक उसके बाद आपका टोटली माइंड चलता है। बिल्कुल। जब जुनून होता है तब बॉडी चलती है, बॉडी का जुनून चलता है, और जब जुनून ढीला पड़ जाता है तो माइंड चलता है। ये खिलाड़ी की सच्चाई है। देखिए आप, अब जैसे मैं बताऊँ आपको, जब मैं 26-27 साल तक था, जब मेरा जुनून चलता था, और उसके बाद जैसे मेरी फिटनेस लेवल और इंजरियां बढ़ गई, तो फिर मेरा माइंड चलने लग गया। मतलब कि जुनून के आगे एक्सपीरियंस है भी पड़ गया। मैं इतनी फिटनेस थी मेरी कि मैं 1 किलो के डंबल लेके 10-10, 11-11 किलोमीटर, जो अपने लेवल के खिलाड़ी थे उनको 1-1 किलोमीटर का गैप दे देता था। अच्छा जी। इतनी फिटनेस लेवल आई था। लेकिन बॉक्सिंग रिंग में इतने मुक्के मारता था, फिर भी सांस चढ़ जाते थे। लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद वही सांस मैंने, जो मेरे से लाख गुना फिटनेस में बढ़िया बच्चे थे, उनको चढ़ते देखे, और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अनुभव की वजह से। तो अलग अलग मैटर करता है आप किस समय, किस स्थिति में हो, किस परिस्थिति में हो। हाँ। और हमने देखा कि जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ओलंपिक खेलते हो, कॉमनवेल्थ खेलते हो, अन्य कोई भी गेम हो, हरियाणा के ज़्यादातर खिलाड़ियों का नाम आता है। उसका, इसके पीछे क्या फैक्टर है? देखिए, इसके पीछे है, जैसे मैंने अभी बोलिया कि देसी खाना देसी बाना, यह मेरा हरियाणा। बिल्कुल। तो उसके पीछे है देसी खाने देसी बाने का, क्योंकि माँ बाप बचपन से ही बच्चों को ढीला छोड़ देते हैं। अपनी कंडीशन आप भुगत, जैसे खेतों में ले जाते हैं। ज़्यादातर हरियाणा में आप देखोगे तो फ्री जोन में रखते हैं बच्चे को, मतलब कि बच्चे की संभाल न करना। बिल्कुल वही कारण है। अब आज बच्चे
चॉकलेटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ज़्यादा संभाल रखते हैं, सिल्वर स्पून टाइप, उतने बीमार हैं और उतने चॉकलेटी हैं, वो चाहे मेरे आपके किसी के भी हो। बिल्कुल है। पहले क्या था, कोई संभाल नहीं थी, बच्चे हैं ठीक है बेटे, ताऊ काका, पहले बड़ा परिवार बड़े होते थे। हाँ। अब सिंगल होने लग गए। बिल्कुल 3 भाई हैं तो 3 अलग है। पहले ताऊ चाचे सारे एक बड़ा परिवार होता था, तो उसमें कोई खा गया कोई रह गया। बिल्कुल। तो वही रीजन था कि खिलाड़ी मतलब कि बच्चे बचपन से स्ट्रोंग होते थे। जी। तो यही कारण था हरियाणा का रिजल्ट भी इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग खेत से होती है और खेत और खलिहान में जो जाएगा उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा और वो स्टार्टिंग से ही मजबूत बनेगा। जी। और आपकी रैंक 6 रही है 3 साल तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये रैंकिंग का क्या सिस्टम होता है? देखिए, आप लगातार इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे और आपकी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी तो उससे रैंकिंग बढ़ती है। तो इसमें मेडल का भी होता है क्या? मेडल का भी होता है। मेडल और कंटिन्यू टूर्नामेंट लड़ते जाओगे, मेजर टूर्नामेंट, तो उनसे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी और रैंकिंग फिर वो इंडिया का वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट जारी होता है, तो उसमें पता चलता है फिर आप किस रैंक के प्लेयर हो। तो पहले उस लेवल पे फर्स्ट जो 8 होते हैं उनको अलग से ड्रा मिलता है ओलंपिक में। अच्छा। बेस्ट 4 को भी मिलता है, बेस्ट 6 को मिलता है, अलग कैटेगरी के अलग मिलते हैं। और हम देखते हैं कि आपका काफ़ी सालों का अनुभव है। अगर मनोज कुमार आज के समय में एक खिलाड़ी के रूप में शुरुआती तौर होता तो उस समय में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी जो आज के समय में नहीं है, या क्या क्या उस समय में आपको चीज़ें देखने को मिली जो आज के खिलाड़ी को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? देखिए, उस समय में क्या था, उस समय में इंजरी का नाम आ गया तो समझ लो आपको गेम छोड़ना पड़ गया। क्योंकि इंजरी का उस समय जो सोच थी कोचों की ये थी, भाई इंजरी होगी तो ख़त्म है। और आज जो है, आज का अगर हम देखें तो आज केयरनेस इतनी है खिलाड़ी की, अगर आपको छोटी से छोटी इंजरी है तो तुरंत पहले इलाज है, उसके बाद बॉक्सिंग है। बिल्कुल। उस टाइम पे उसमें और इसमें ये फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम केयर नहीं थी, कोई संभाल नहीं थी, कोई जिसका हो गया जो फिट है तो हिट है, नहीं तो अपना बाहर है। हमने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि आप बहुत काफ़ी समय तक खेल से दूर रहे थे, आपका खेलने का गैप था बहुत ज़्यादा इंजरी की वजह से। तो क्या था वो मामला, कहाँ पर इंजरी हुई थी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजरी तो मुझे 2000 एशियन गेम में 2018 के एशियन गेम में मुझे मेरा ग्रोइंग का इंजरी हो गया था, मसल हड्डी जो है उसमें क्रैक हो गई थी। तो लेकिन वो इंजरी का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 2013 में मुझे हैमस्ट्रिंग पेन हुआ था। जी। 2011 में जब मैंने क्वालिफाई किया 12 की ओलंपिक खेला मैं, तो उसके बाद 13 में मैंने नाक की सर्जरी करवाई थी। तो उसके बाद मैं रेस्ट के बाद गया ग्राउंड में, तो जोश था, जुनून था एज का, तो बिना स्ट्रेचिंग के, ज़्यादा स्ट्रेचिंग के, बिना केयर के, और रनिंग मेरी ऐसी थी कि 10 किलोमीटर होती थी तो उसमें शुरू से ही स्प्रिंट वाला पेस रहता था। जी। तो मैंने जैसे ही मारा स्प्रिंट मारा, कटक देसी आवाज़ आई मेरी टांग से, तो फिर मैं इग्नोर करके ऐसे ही दौड़ता रहा। तो वो मुझे लगा कि हैमस्ट्रिंग मसल खींचा होगा कुछ तो हो जाएगा ठीक, लेकिन वो लगातार लोड देता रहा, मैं उस पर करता रहा मेहनत, तो वो इंजरी बन गई। लेकिन वो समय ऐसा था कि समय ने मेरी हर समय पे एक इम्तिहान लिया है। बिल्कुल। और उस इम्तिहान में स्थिति ऐसी होती थी कि छोड़ यार, चल कोई बात नहीं, कोई फेडरेशन या सरकार की तरफ से नहीं उस प्रोत्साहन मिलते थे। देखिए, उस समय पे आपको सारे काम जो है कोच करता था, फिजियो का हो चाहे फिटनेस ट्रेनर का हो, सब काम कोच करता था। ऐसी बात नहीं है, पटियाला में फैसिलिटी बहुत थी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और आप बॉक्सिंग फेडरेशन के सदस्य रहे हैं,
क्या प्रक्रिया है इसमें सदस्य बनने की और क्या क्या सदस्य कार्य होते हैं? देखिए वो फर्स्ट टाइम इसमें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें फेडरेशन बनी थी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसी में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने के लिए जितने भी नेशनल में हर टीम के जो कैप्टन थे उनके वोटिंग सिस्टम करवाया था, ताकि एक लड़कों से और एक लड़कियों से। लड़कियों में एल सरिता, आपने सुना हो नाम, एशियन गेम सिल्वर मेडल, तो वो बनी थी, और लड़कों में मुझे चुना गया था। उसमें सभी खिलाड़ियों का नाम होता है और वोटिंग होता है, तो वोटिंग जिसको ज़्यादा मिलती है तो उसमें सभी लड़कों ने तकरीबन मेरा नाम लिया था, तो मुझे वोट किया था। तो इसलिए मुझे खिलाड़ियों की आवाज़ रखने के लिए मेरे को जिम्मेवारी दी। अगर किसी खिलाड़ी की फेडरेशन के सदस्य या फेडरेशन के साथ नहीं बनती तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, या कोई सुलह मशवरा या बैठ के उसका समाधान निकालते हैं? कई तरीके हैं जी। आप फेडरेशन से बना के रखो तो आपकी सारी ठीक है, और ना बनाओ तो आप बाहर बैठोगे। तो ऐसा मेरा भी हुआ। टोक्यो ओलंपिक जब जैसे 18 एशियन गेम के बाद मेरे इंजरी आ गई थी, तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो ऊपर लेवल के खिलाड़ी होते हैं उनकी साई सपोर्ट करता है जी, तो उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिला फेडरेशन की तरफ से। नहीं, उसमें जो है पहले तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैंने आग्रह किया, और जो वहाँ पे उस टाइम पे थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, तो वो वहाँ पे उस टाइम थे और वो मना कर गए। बोले मैंने उनको बोला कि आपने पहले जिन खिलाड़ियों को किया है वो नेशनल चैंपियन भी नहीं है, और मैं तो इस लेवल का खिलाड़ी हूँ, तो मुझे मेरा ट्रीटमेंट करवाइए। तो वो मना कर गए। तो मैं बोला लिखित रूप में दे दो आप, भाई आप नहीं करवा रहे। बोला आप कौन होते हो मुझसे लिख के मांगने वाले? तो फिर मैंने मीडिया में दे दिया। तो मीडिया में दिया तो फेडरेशन के एक अधिकारी थे सचेती जी, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, भाई आप ऐसा है, आपने जो अखबार में दिया है, मीडिया में दिया है, वो स्टेटमेंट वापस लो। वह जी ऐसा है, धनुष से तीर निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं बचपन से परेशानियों से जूझा हूँ और ऐसी कंडीशन में निकल के आया हूँ जहाँ स्पोर्ट्स का नाम नहीं था। बिल्कुल। और लड़ता आया हूँ बचपन से। मैं क्या, तब तो मैं कुछ भी नहीं था, आज तो मैं एक ओलंपियन अर्जुन वाडी के नाम से जाना जाता हूँ। बिल्कुल। अब तो मेरे पास, मैं क्या, अब तो बहुत कुछ हूँ। जब कुछ नहीं था तब भी मैं लड़ता था, तो अब तो मैं क्या, जो करना है कर लेना आप। बोले आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर टोक्यो ओलंपिक जो है उसमें मेरी ट्रायल नहीं ली। अच्छा। तो वो नुकसान मुझे भुगतना पड़ा था। ये कारण था उसमें? ये कारण था। और मनोज जी, जो दिल्ली जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे थे, आपके हिसाब से उनके साथ शोषण हुआ था या राजनीतिक षड्यंत्र था? देखिए, इसको तो वही खिलाड़ी बता सकते हैं जिस पे बीती है। मेरी बीती मैंने बता दी, तो उनकी बीती आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो खिलाड़ी हर खेल का अलग मैटर होता है। बिल्कुल है। अंदर की बात बाहर की बात में दिन रात का अंतर होता है। अब कानों सुनी कुछ होती है, देखी कुछ होती है। कई बार आँख को देख के कानों सुनी भी झूठ निकल जाए। बिल्कुल। तो वही बात होती है। वो तो उस खेल की तो वही बता सकते हैं आपको। बिल्कुल। और आपको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, भीम अवार्ड भी मिला है, तो अर्जुन अवार्ड में कोई विशेष फैसिलिटीज़ होती है जो एक खिलाड़ी को? अर्जुन अवार्ड जो होता है उसको सारे सुख तो मैंने लिए नहीं इसके, क्योंकि गाइडलाइन जो है पूरी अच्छी विस्तार से मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो भारतीय इंडियन रेलवे है वो जितने भी अर्जुन अवार्डी हैं उनकी सेकंड क्लास में एसी में फ्री रखता है। जर्नी जो भी है पूरे इंडिया में कहीं मर्जी जाओ, किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाओ, वो फ्री रखता है। और जो कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट होते हैं उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? उनके लिए भी सेम ही है।
अच्छा, सेम ही है। हाँ, कॉमनवेल्थ एशियन के लिए, ओलंपिक के लिए सबका सेम है। सबका सेम है। सबका सेम है। हमने सुना कि जब आपको अर्जुन अवार्ड मिला था उससे पहले आप कोर्ट में गए थे, वो क्या मामला था? देखिए 2010 में बॉक्सिंग की बहुत अच्छी अचीवमेंट थी जी। तो जैसे सभी खेलों में रेसलिंग में 4-5 को अर्जुन अवार्ड मिला था और बॉक्सिंग में सिर्फ एक को दिया गया था। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, एक को मिलना था तो मेरा नाम वहाँ से हटाया गया था। जिस शाही अधिकारी का मैंने नाम लिया तो उन्होंने बोला कि हमारे से मिस्टेक हो गया, कोई स्कूल का बॉक्सर मनोज कुमार था और वो डोब में था, हमने सोचा आप है। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैं बोला जी मैं क्या स्कूल का बच्चा तो वो कोई अर्जुन अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल वाले की एज कितनी होगी, इसके लिए अर्जुन अवार्ड लेना पड़ता है। अर्जुन अवार्ड आपको सीनियर होके मिलता है, सीनियर टूर्नामेंट्स पे। तो वो वही फंस गया अपने बयान में। तो मीडिया में काफ़ी चर्चा भी हुई इस बात की। तो उसमें मतलब कि जिसको दिया गया वो मेरी अचीवमेंट से कम था। मैं कॉमनवेल्थ का गोल्ड था, वो ब्रॉन्ज था। तो फिर उस बिहाव पे मैंने अपनी याचिका कोर्ट में लगाई और कपिल देव जी को उसमें खींचा, क्योंकि कपिल देव जी को पर्सनली फ़ोन किया था जी कि हमें आपकी इसमें चेयरमैन थे वो उस टाइम ज़रूर कमेटी के, भाई आपकी चेयरमैन कमेटी ने साई ने भी बोला है आप कपिल देव जी से बात कर लो और आप जो है कपिल देव जी से रिक्वेस्ट कर लो और मीटिंग दोबारा हो जाएगी और आपको अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा। तो मैंने कपिल देव जी को कॉल किया तो मैं कहा सर आपकी चेयरमैन समिति में मेरे को दरकिनारे किया गया साइड में और मेरी अचीवमेंट दूसरे जिसको मिल रहा है उससे बेस्ट है। वो ब्रॉन्ज था, मैं गोल्ड हूँ, मेरे पॉइंट ज़्यादा है, तो आप मेरा गौर कीजिए और आप कह दोगे तो मेरा हो जाएगा बिल्कुल, आप मीटिंग में आ जाओगे। तो बोला नहीं मैं स्टेट में बाहर जा रहा हूँ और तो उन्होंने वो कमेटी मतलब कि दोबारा मीटिंग की ही नहीं, उनको कहीं काम था, बाहर जाना था। तो फिर मैंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। आपका कोर्ट के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जब आपको डीएसपी के पद के लिए भी आपने याचिका दायर की थी, आपको इंस्पेक्टर का पद दे रहे थे शायद, उसमें आपने लगा कि राजनीति हो रही है या षड्यंत्र के तहत मुझे पीछे रखा जा रहा है? देखिए राजनीति षड्यंत्र तो खेल और खिलाड़ियों के साथ चलता है जी, और जो मेरे साथ हुआ वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, जब 2010 में जब कांग्रेस सरकार थी तब भी मेरे से कम अचीवमेंट के कई खिलाड़ी बड़े पदों पर थे। डीएसपी लगाया था कई खिलाड़ियों को मेरे से, मतलब वो लिस्ट है वो मेरे बड़े भाई कोच साहब के पास है। तो उसमें से 13 खिलाड़ी ऐसे थे जो मेरे से कम अचीवमेंट के थे। तो और उसके बाद जब ये 2014 में बीजेपी सरकार आई, इसमें भी एक करनाल के लड़के को, शूटिंग वाले को, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट था वो भी, उसको लगा के पॉलिसी बंद किया गया। इसका क्या कारण है? आपकी सुनवाई नहीं है दोनों उसमें? तो इसमें क्या कह सकते हैं, तो राजनेता ही बता सकते हैं। वैसे मैंने कोर्ट केस इसमें भी किया हुआ है और भगवान ने चाहा तो जल्दी फैसला आएगा। बिल्कुल। और वो कहते हैं मेहनत की कभी हार नहीं होती। जी है, हौसले बुलंद रहने चाहिए। तो हौसले बुलंद है, सच्चाई की जीत होती है। बिल्कुल जरूर होगी कभी ना कभी। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर खिलाड़ी मेडल जीतने के बाद या प्रसिद्धि पाने के बाद राजनीति की तरफ अपना रुझान करते हैं। तो मनोज कुमार जी का क्या सोच है राजनीति की तरफ भविष्य में? देखिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। देखिए सेवा के लिए ही मैंने तो रुझान है राजनीति में। देखिए आप किसी भी ओलंपिक चैंपियन को उठा लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स
मुझे बॉक्सिंग से मिला है सब कुछ, मेरी फैमिली को बॉक्सिंग से मिला है। तो बॉक्सिंग के लिए मैंने ये एकेडमी खोल ली, जबकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन हमने लोन उठा के सारे भाइयों ने सभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं बॉक्सिंग खेल पे जी। तो सब भाइयों ने मिलजुल के ये एकेडमी खड़ी ताकि हम अपना टैलेंट अपने क्षेत्र को दे सकें। बिल्कुल, अपने क्षेत्र को देने के लिए हमने इतनी लागत से 4 करोड़ की लागत से एकेडमी बन चुकी है जी जी। तो हमारी इच्छा है कि अपने क्षेत्र के लिए हम जितना कर सकें उतना थोड़ा, हमें जो नहीं मिला, हम जो नहीं कर पाए, वो हमारा क्षेत्र का कोई भी बच्चा करेगा तो हमें दिल से खुशी होगी। बिल्कुल, और शिष्य करे उससे और भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने बॉक्सिंग खेल यहाँ से शुरुआत की है और मेरी इच्छा है कि यहाँ से बहुत से ओलंपिक चैंपियन बने जी जी, और उनकी किसी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ। जैसे अभी ट्रस्ट है मेरी, मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी कुरुक्षेत्र, ये अभी ट्रस्ट में कन्वर्ट करवा रखी है। तो जैसे ये ट्रस्ट हो जाएगी तो यहाँ से बच्चे ओलंपिक चैंपियन बनेंगे, तो ट्रस्ट जो लोग गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि यहाँ से गरीब बच्चों को, जैसे बिल्कुल गरीब बच्चे हैं जिनका माँ बाप नहीं है, बिल्कुल जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, खेलना चाहता है, तो उनको मैं यहाँ लाऊं, पढ़ाऊं, लिखाऊं और एक भविष्य सक्सेस करके उनको चैंपियन बनाऊं। अपनी ये इच्छा है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ जाए वो करूँगा, चाहे वो राजनीति में आना पड़े, बिल्कुल, चाहे कहीं और जाना पड़े। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति करो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक समझदार इंसान चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मैं तो देखो जो है मुंह पे हूँ, पीछे कुछ नहीं। जो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मतलब कि कंडीशन फील्ड की है मुझे बनाने के लिए, मुझे तैयार करने के लिए, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में उन्हीं को ही सामना करना पड़ा है, हर इंसान का, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अदालत हो, कहीं भी कुछ कहीं का भी हो। बिल्कुल। तो एक सुलझा हुआ इंसान जो है वो है जी। तो समझदार के साथ पढ़े लिखे भी हैं, सारी क्वालिफिकेशन है, तो वो भी राजनीति अगर आएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा स्तर अगर वो लेंगे तो। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मनोज जी, खिलाड़ियों को स्टार मिलते हैं, 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार, वो क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है? देखिए, जैसे हर खेल के साथ अब क्या किया, जैसे पहले तो कोचिंग के लिए, रेफरी जज के लिए एक कोर्स होता था, तो वो एक क्वालिफिकेशन थी। लेकिन अब क्या किया, फेडरेशन ने जो है भाई, कई बहुत से बढ़िया खिलाड़ी NES नहीं करते, कोचिंग कोर्स नहीं करते, भाई हम क्या करेंगे, तो उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल के स्टार रख दिए, जैसे स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 लेवल के कोच। तो स्टार 1 जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा सकते हैं, स्टार 2 जो है ओलंपिक में रेफरीशिप कर सकते हैं, स्टार 3 जो है वो बेस्ट हो जाएंगे, सीनियर हो जाते हैं। तो ये इसमें। और मनोज जी, हम देखते हैं कि ज़्यादातर खिलाड़ी खेल छोड़ने के बाद या खेल के बीच में नशे की तरफ लग जाते हैं, तो इस चीज़ को क्या, हमने आपकी एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, शायद कोई धालीवाल पता नहीं लड़का था, वो नशे की वजह से, एक पंजाब में बॉक्सर था, वो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन में पड़ा था। तो देखिए, हर चीज़ ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए लगाते हैं इंजेक्शन, खेल के उसके आदी हो जाते हैं, कुछ और मामला है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी सारे खेलों का तो पता नहीं, मुझे बॉक्सिंग का मैं बताना चाहूँगा कि बॉक्सिंग में जो खिलाड़ी सोचते हैं अभी टिक्का लगा के या कुछ लगा के हमारे अंदर इंडोरेंस आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, वो सब बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि बॉक्सिंग खेल जो है वो 3 मिनट के 3 राउंड है, उसमें टोटली मेहनत चलती है। आप देखो, इंजेक्शन और एक जोशीली चीज़ वो एक झटके के लिए होती है, और बॉक्सिंग एक झटके का काम नहीं है। बॉक्सिंग में आपको 3 मिनट के 3 राउंड, आज भी लड़ना है, कल भी लड़ना है, परसों भी लड़ना है, 6 फाइट लड़नी पड़ती है। तो इसमें आपका जो मेहनत आपने की है ग्राउंड लेवल पे वो काम आएगी। उसमें आप कुछ नशे की चीज़ें खा रहे हो तो वो आपकी एक फाइट में, एक राउंड में काम आ जाएगी, लेकिन अगर टेक्निकल बॉक्सर होगा तो वो उस नशे की चीज़ के उस पर ही आपको बहुत पीटेगा।
बिल्कुल। क्योंकि मेरे को मैंने भी फेस किए हैं ये चीज़ें। जब कई लड़कियों को मैं वन साइड पीटता था तो वो आते जोश में आते ही पंच मारा मेरा लगते ही, तो मैं थोड़ा माइंड से लगते ही, क्योंकि मेहनत करी है, दिमाग भी चलना होता है बॉक्सिंग में, बिल्कुल। तो माइंड में गया भाई कुछ सौदा लगा रहा है तो मैं उसकी पंच की पावर को जो खाली कटवा देता था और उसको उसकी पावर में ही पंच मार देता था। तो मुझे वो बेनिफिट मिले हैं कई टूर्नामेंटों में जी। तो मैं और बच्चों को जैसे बॉक्सिंग में भी हिस्सा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई छोटी चीज़ आज मैंने खा ली, कोई नशे की चीज़ खा ली, थोड़ी देर नशा रहेगा, मैं एक फाइट जीत दूँगा, अगली फाइट में आपको 1 मात्रा में ली है तो 3 मात्रा में लेनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए, और ज़्यादा उससे ज़्यादा और मात्रा में। लेकिन आप वो स्टेट नेशनल लेवल तक के ही रह जाओगे, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड नहीं ले पाओगे। बिल्कुल, ये तो शॉर्टकट है रास्ता, शॉर्टकट है। और मनोज जी आपके ऊपर एक आरोप भी लगाते हैं कि जब आप कॉमनवेल्थ गेम में चैंपियनशिप जीते थे तो आपके जो कोच थे वो राजेंद्र सिंह जी थे, लेकिन आपने उस समय अपने भाई को आगे किया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं उसकी सच्चाई बताना चाहूँगा। बहुत से लोग बोल देते हैं, लेकिन जो उस समय पे ग्राउंड पे थे मेरे साथ, मैंने स्टार्टिंग में वर्ड बोला था कि मैंने बॉक्सिंग देख के सीखी। बिल्कुल। तो बड़े भाई मेरे को वो बताते थे। तो जब मैं फर्स्ट डे खेलने के लिए ग्राउंड में गया तो कोच ने नए बच्चों को खड़े करते हैं, तो राजेंद्र सिंह कोसा बोले यहाँ खड़ा हो जा। तो मैं बोले जी मैं क्यों खड़ा हूँ, ये तो नए बच्चे हैं। उस टाइम एक गुलशन पंचाल मेरे साथ वहाँ लाइन में खड़ा था, उसमें सीखने वाली में। जी। तो कोच बोले यहाँ खड़ा हो जा। मैं बोले जी मन तो आवा है। बोले तूने कहाँ सीखी? मैं कहा जी मेरे भाई ने सिखाई। तो वो जो गाइडलाइन दे रहे थे बच्चों को, वो मुझे नेचुरल मैं देखता था तो बात करता, तो मैं सिखाया था जी। तो वो देखने के लिए फिर मैं उन्होंने राजेश को बोला राजेश यार ये तेरा भाई कहना नहीं मान रहा। तो 7, 8, 10 बच्चे होंगे ज़्यादा, तो 10 में हर एक पे नज़र रहती है। बिल्कुल। तो राजेश बोला भाई कोच साहब जो बोल रहे हैं सुन। तो उन्होंने मुझे बताया भाई ये एरिया होता है, ये यहाँ का ये एरिया होता है, ये होता है, ये बताया भाई। तो मैं बोला ठीक है जी। तो अगले दिन मैं जब बच्चों को कोच साहब सिखा रहे थे तो मैं उन बच्चों को मैं सिखा रहा था उनको। अच्छा जी। जो लोग कोच पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कहते हैं भाई राजेश का नाम लिया, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा भाई ले क्यों नहीं राजेश का नाम। ये बताओ, जब मैं 2005 में कैंप लगा अपना, वहाँ पे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल थी, उसमें बढ़िया खेला मैं, लेकिन सपोर्ट नहीं था। ये खाली बड़े भाई को पता, और किसी ने मेरा नेशनल स्तर पे जाके किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा। उसके बाद मैं 2006 में जब एशियन गेम्स खेला, किसी ने मेरा अता पता नहीं लिया, कहाँ है मनोज, कहाँ है, कहाँ नहीं है। और उसके बाद साथ में एशियन चैम्पियनशिप खेला, किसी कोच ने कभी कुछ नहीं बताया भाई हमारा स्टूडेंट है बताइए ये है वो है, नहीं। उसके बाद 8 में मैं नेशनल चैंपियन बना। पहले ऐसे बॉक्सर को हरा के जो इंडिया में किसी से आ रहा नहीं, सोम बहादुर पुन, किसी से नहीं आ रहा वो बॉक्सर आज तक, और बहुत ही अच्छा बॉक्सर था। कॉमनवेल्थ गेम्स का 2002 का सिल्वर मेडलिस्ट था, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट था, और 2005 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का बेस्ट प्लेयर रहा है। तो ऐसे बॉक्सर को हरा के मैं 2008 में चैंपियन बना। बीच में 6, 7, 8 मेरे को मौके ही नहीं मिले। 8 से 10 फिर मेरे को मौके नहीं मिले। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप सिलेक्शन कटे, अनदेखी हुई, लेकिन वहाँ पे अकेला एक नाम था राजेश कुमार ना। वो जितने भी सेंटरों पे मैंने ट्रेनिंग की है, कोई कोच नहीं आया आके, चाहे वो किसी का भी नाम लोग बोल रहे हो, कोई नहीं आया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम था, राजेश कुमार। मेरे सुख में भी, मेरे दुख में भी। कोच का काम एक ये नहीं है कि ट्रेनिंग करवाओ और साइड में हो जाओ। कोच का काम है बच्चे की हर बात पे नज़र रखना, उसके सुख दुख में साथ खड़े रहना। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना, दिखना ज़रूरी है। तो वो जिंदा एक ही इंसान था, राजेश कुमार। तो इसीलिए राजेश कुमार मेरा कोच है। तो ये सच्चाई है। तो उसके लिए मैंने जो मेहनत करी है, वहाँ पे मैं 2000 में तक नेशनल मेडल आया। तो 2001-2 में मैं और दूसरा मेरा मुकेश भाई, उसको जूडो से कन्वर्ट किया था।
जी। तो जब मैं एथलेटिक से बॉक्सिंग में आया तो राजेंद्र कोच साहब ने ऑब्जेक्शन किया भाई, एथलेटिक वाले कोच साहब ने ऑब्जेक्शन किया भाई इसको हमारा अच्छा एथलीट बनने का था, ये बॉक्सर आपने बॉक्सिंग में ले लिया। तो राजेश मुझे लेके आया था बॉक्सिंग में, नहीं तो मैं एथलेटिक करता। बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे बॉक्सर बनाने के लिए मुकेश को जुडो से बेस्ट जुडो अवार्डी प्लेयर था वो, उसको बॉक्सिंग मुझे बॉक्सर बनाने के लिए अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए पार्टनर के तौर पे मुकेश को बॉक्सिंग जुडो से खेल छोड़ के वो आपकी खेल बॉक्सिंग में आया और दोनों भाई लगातार चैंपियन बने हैं। और कोचों की जो वहाँ के लोकल कोच थे उनकी वर्डिंग थी कि जुडो वाले कोच थे जो टेक सिंह थे उस टाइम, उनकी वर्डिंग थी भाई मैं तो जुडो में इसको हरियाणा का बेस्ट जुडो अवार्डी बनाता। जी जी। तुसी की कर लोगे। तो फिर 3 महीने के अंदर भी हरियाणा में 3 महीने 4 महीने के अंदर पता नहीं 6 महीने के अंदर राजेश भाई ने उसको मुकेश को मेरे भाई को हरियाणा का सिल्वर मेडलिस्ट बना दिया था। अच्छा जी। 6 महीने के अंदर। और उसके बाद 2001-2 में हम दोनों भाई चैंपियन बने हरियाणा के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं कोच का साथ नहीं था। ट्रायल पे कोच का जाना होता है और वो होता है, तो फिर बड़े भाई ने गहराई से बताना होता है। गहराई, हाँ। लेकिन बड़े भाई ने वो देखा, कंडीशन देखी वहाँ, फिर हिसार में ट्रायल थी साई हॉस्टल की, फिर हम साई हॉस्टल में गए थे वहाँ हिसार में, फिर वहाँ से बॉक्सिंग करी। तो ऐसे ही जैसे राजेंद्र कोच साहब ने ब्लेम लगा दिया भाई कॉमनवेल्थ के बाद, ये 2000 की बात है। अच्छा जी। 2001-2 में मैं, जबकि मुझे ट्रेनिंग मेरे बड़े भाई कराते थे, वैसे भी सीनियर थे वो उन बड़े नरेश डुल थे, इसके ब्रदर विक्रम डुल के ब्रदर, वो भी कराते थे। वो आर्मी में लगे थे तो बड़े भाई कराते थे, फिर सीनियर थे राजेश। तो राजेश वहाँ ट्रेनिंग कराता था, कोच उनको बोल देता था, तो वो मुझे करवाता था ज़्यादातर, मुझे और मुकेश को ज़्यादातर ध्यान देता था, सुबह भी और शाम भी। जी जी। तो ये सच्चाई है। लेकिन जो बच्चे उस टाइम पे बहुत कम बच्चे आते थे तो किसी को पता नहीं, तो वो देखी सुनी सुनाई बात बोलती। ये कोचिंग का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद मैं 98 में शुरू की तो इंडिया टीम में गया, वहाँ पे सीखी। वो कोच वो देश के कोच थे जी। फिर वापिस आया मैं, वहाँ ट्रेनिंग करी सेंटर पे, बड़े भाई ने जी करवाई। कोच सबको कराता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कराता था वो बड़ा भाई कराता था। अब तो सारा मतलब उसको ही जाता है क्रेडिट। तो फिर बेस लेवल का नहीं तो कोच ने तो बहुतों को कराई है। कैथल का मेरे और मुकेश के सिवा और कोई इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और इतना लंबा समय कोई नहीं खेला। कितना समय आपका? काफ़ी लंबा समय रहा है सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग हिस्ट्री में सबसे लंबा समय मेरा रहा। कितने साल? तकरीबन देख लो 98 में पहले नेशनल खेला था, उसके बाद 2018 एशियन गेम्स के बाद फिर 19 में फिर मैंने कम बैक किया। 21 साल 2021 में गेम छोड़ा। अच्छा जी। कैंप में, वो भी बॉक्सिंग फेडरेशन जो कैंप के कोच थे वो बोले कि या तो आप NES कोर्स करो या आप कैंप में रहो। तो वहाँ पे बहस हुई कुछ, तो फिर मैंने कोचिंग लाइन पकड़ ली। जी जी। आप ओलंपिक में भी किसी कारण जीतते रह गए थे, वो क्या मामला था? ये 2012 ओलंपिक की बात है कि मेरी फर्स्ट फाइट में मैंने एशिया चैंपियन रहा जी। सेकंड बाउट मेरी आ गई वर्ल्ड, जो उस टाइम पे वर्ल्ड रैंकिंग 1 था, बॉक्सर नंबर 1 रैंक था। जी। वो लंदन का था और इंग्लैंड की टीम का कैप्टन था। कहाँ पर थे? लंदन में थे। हाँ, इंग्लैंड में। जी। तो उसके साथ मेरी फाइट थी, तो वहाँ पे पंच मैं मार स्कोर उसको दिए जा रहे थे, क्योंकि लोकल बॉय था तो उसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। नहीं, ऐसे भी चलता है इसमें, ओलंपिक में चलता क्यों नहीं चलता? आपको चला इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया की जो मतलब कि जो बात रखते हैं उनकी सुनवाई कम थी, रिप्रेजेंटेटिव कम थी। मेरी फाइट में नहीं हुआ था। आपको बता दूं, मैं एक विकास यादव क्वार्टर फाइनल विजेता घोषित कर दिया था, अगले दिन हरा दिया था। जी। उनकी फाइट में भी हुआ था। एक सुमित सांगवान था, उनकी फाइट में भी हुआ था। लेकिन
मेरी फाइट पे ऑब्जेक्शन के जो हैं $2,000 पता नहीं कितने देने पड़ते हैं आपको अगर आप objection objection करते उठाते हो। तो वो मेरी फाइट पे किया नहीं किसी ने, लेकिन मेरी फाइट पे करते तो मेरी क्लियर फाइट थी, उस पर रिजल्ट आ जाता, जीत जाता मैं, लेकिन वो किया नहीं किसी ने। दुर्भाग्य अपने देश का। दुर्भाग्य। बिल्कुल। आपका हमने देखा जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करे हैं, तो कभी मनोबल भी गिरा है आपका? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई समय आया हो ऐसा जब 2001-2 में मैं और मुकेश दोनों भाई चैंपियन बने जी, लेकिन नेशनल कोई को भी नहीं भेजा गया। लेकिन उसके बाद हमने हार नहीं मानी। चैंपियन होने के बाद दूसरे बच्चों को ले जाना, और जबकि फिजिकल फिटनेस टॉप सबसे परफेक्ट थे बिल्कुल। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनदेखा हुआ, तो फिर मेहनत नहीं छोड़ी, लेकिन हिसार हॉस्टल की बात है, हिसार में चले गए थे 2001-2 में हम हिसार में चले गए थे। ये नॉर्मल बैकग्राउंड की वजह से होता था या कैसे था? ये देखो उस समय क्या था, जो भिवानी के कोच है द्रोणाचार्य अवार्डी, उनकी टीम तो होती थी भिवानी साई हॉस्टल की, क्योंकि साई हॉस्टल भिवानी में था, और भिवानी आवासिंग के टाइम से पुराने खिलाड़ी वहाँ आते जाते हैं, तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा वहाँ रहा है जी। और पूरी टीम भिवानी की जाती थी। 10 बॉक्सर, 10 वेट का 13 वेट कैटेगरी है, 10 वेट कैटेगरी है, तो 13 के 13 भिवानी के। कोई कहीं और का है तो उनकी ट्रायल हो जाती थी। ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आपने? ये सुनवाई नहीं हुई थी कहीं? सुनवाई कहाँ से होगी जब 11 बॉक्सर एक टीम के मैच्योर हो, तगड़े हों। और दूसरी बात क्या है, एक फेडरेशन के अधिकारी थे राकेश ठाकरान जी, वो गुड़गांव के, तो वो उनके कुछ रिलेटिव थे, वो उनको बोलते थे कि भाई जो इतने भी बॉक्सर हैं भिवानी के जाना चाहिए और कोई से सेंटर का नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। तो ये भी खामियाजा हम दोनों भाइयों ने भुगता, मैंने और मुकेश ने। मुकेश में इतनी ताकत थी कि उसने जिस बॉक्सर को मारा है उसकी हड्डियाँ तोड़ी है। वो टैलेंटेड था, लेकिन उसको उस समय पे मौके नहीं मिले। मुझे मौका मिला तो मैं निकल गया। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार मेहनत करते करते नेशनल में गोल्ड का दावेदार, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्ड पे रोक देते थे। क्वार्टर फाइनल फाइटर बा दिया, थर्ड पे रोक दिया है, लेकिन चैंपियन का टैलेंट था। ऐसे ही 2004 में एक बीडी चांदी वाला इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होता है, उसमें कैश प्राइज होता है, तो उसमें मैं चैंपियन हुआ। और उसके बाद कैंप लगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के कैंप था आर्मी एरिया में, बेंगलुरु आर्मी का जो एरिया था उसमें। तो वहाँ मेरी ट्रायल हुई और मैंने बॉक्सर को, मेरा दोस्त है नरेंद्र डूल रोहतक से जी, वो भिवानी हॉस्टल में रहा है, और वो मेरे को बोलिया मनोज जे तू नॉकआउट मारेगा जब सिलेक्शन होगा, नहीं तेरा सिलेक्शन को नहीं होता है। अच्छा जी। बोले फौजिया का करेंगे। तो मैंने वहाँ पे जो मेरे वेट में था नरजीत था आर्मी का, उसको डेड नॉक मारा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से टीम सेलेक्ट हुई, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए, 2 टीम जानी थी, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में जानी थी, एक कहीं और जानी थी जी। तो वो गई, तो वो सारी टीम पटियाला आ गई नेहरू स्टेडियम में जी। जाने से पहले जो फेडरेशन में जितनी भी थी नेहरू स्टेडियम में बैठती थी, दिल्ली नेहरू स्टेडियम में, तो वहाँ आई तो कमरे में वहाँ सरकारी खर्चे पे वहाँ रहना पड़ता है, तो हमें रिजर्वेशन करवा के लेके आए। और मैं वहाँ आया तो कोच बोला तेरा सिलेक्शन नहीं है। मैं कोच के ऊपर चढ़ गया, एम वेनु, द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी बढ़िया बॉक्सर रहे हैं। तो मैं बोला सर आप भुगतोगे, आपके बच्चे भुगतेंगे। उस समय हिसार के हम 2 बॉक्सर थे, तो दोनों का कट गया। हिसार से खेलते थे हम उस, तो दोनों का कट गया। तो मैं बोल दिया उसको, मैं क्या भाई, मैं कोच के सीधा सिर हो गया। अच्छा। मैं कहा जी आप भुगतोगे, मैंने बहुत मेहनत करी है। दिल तक लग रही थी बात तो। हाँ। तो वो बोलिया भाई ऐसा है मनोज, मैंने कुछ नहीं किया, वो राकेश ठाकरान ने पकड़ उसने कराया, तेरे हरियाणा वाला ने कराया, मैंने नहीं कराया कुछ भी। मैं उसके पास गया,
भाई साहब मेरा तो सिलेक्शन हो रहा, नॉकआउट मार का आया हूँ। बोला भाई तेरा को नहीं। मैं कहा और मैं के सरकारी खर्चे पे लेके आया, मैं इनका अकेला मम्मी का छोरा लागू है, मैंने सरकारी खर्चे पे लेके आया। बोले ना तेरा नहीं है ज़्यादा। तो उस समय मेरे माइंड में कुछ आया। आपने सुना हो एक प्रदीप सियाग ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हाँ प्रदीप सियाग। तो वो उस टाइम, उससे पहले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स थे, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो उसका कट गया था, उसका वीज़ा लग गया था, तो उस बेस पे वो वहाँ बाहर चले गया था। तो वो वहाँ प्रो कर रहा था, वो आया मेरे पास, वो उसका मेरे पास फ़ोन आया था, भाई मनोज आजा यहाँ प्रो कर रहा हूँ मैं, और प्रो की कुछ अलग गाइडलाइन थी। तो बोले तू सही चल लेगा, बोले तू आ जा। तो बोले पैसा भी अच्छा है। तो मैं वहाँ फिर बड़े भाई को बोलिया एक दिन, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, क्योंकि उस दिन मेरा मन टूट गया था। भाई नॉकआउट से ऊपर तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल। नॉकआउट मार का यार घर का नहीं भेज दिया, सिलेक्शन बिल्कुल। और कुछ बचपन से नेशनल में सिलेक्शन नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ट्रायल करा लेते। अगर भिवानी का लड़का होता तो कोई, तो उसकी सिलेक्शन थी। वो भिवानी के लड़के का सिल्वर आ गया तो उसकी ट्रायल हो जाएगी, और किसी डिस्ट्रिक्ट का सिल्वर आ गया तो उसकी ट्रायल देखो नहीं। आप और किसी डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड आ गया तो उसकी ट्रायल ले लेते, सिल्वर गेला क्यों सिल्वर भिवानी का पावे था। तो ये बात था। हाँ, ये स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से आप जितने भी हरियाणा के क्षेत्र में जाओगे तो आपको सब बता देंगे, ऐसा होता था। तो मैंने तो प्रदीप सियाग उस टाइम पे वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही शिफ्ट हो गया था, तो उसका कॉल आया, मनोज ऐसे ऐसे प्रो का वो चल रहा है, आएगा भाई ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तेरा बढ़िया पैसा कमाएगा, ये वो अच्छा ऑफर दिया था उसने भाई ने। बोले यहाँ बढ़िया काम हो जाएगा, वहाँ तो कुछ नहीं रखा बोला। तो मेरा मन टूट रहा था, तो मैं बड़े भाई को बोलिया मैं तो जाऊँ। तो बड़ा भाई बोलिया भाई चैम्पियन मैं भी था, चैम्पियन मुकेश भी था, लेकिन हमने मौका नहीं मिला, तेरा मौका मिल रहा, बिल्कुल तू नेशनल स्तर पे जा रहा, तेरा फ्यूचर आगे है, बिल्कुल। बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो वैश्या के पास भी होता है, लेकिन इज्जत नहीं होती, बिल्कुल। जो मैंने सपने देखे हैं वो पूरे करने हैं तुझे। तो फिर मैं वो रुक गया था, फिर दोबारा शुरुआत करी, फिर दोबारा मैंने कंटिन्यू चलती रही, बस वो हौसले के साथ चलती रही। नेशनल में गोल्ड के दावेदार होते थे, लेकिन सेटिंग नहीं होती थी, सेटिंग नहीं होती तो थर्ड पर्ड पे या क्वार्टर फाइनल फाइट एक स्कोर से हार गए, एक स्कोर से कोई हारना होता है, सेटिंग से हरवाते। वो मेमोरी बाद में समझ आई, उस टाइम जोश था, बस अपना हार जीता भाई, चल गौर नहीं करा, मेहनत पे गौर करा बस। तो इस वजह से चलते रहे, लेकिन जब एंडिंग हुई तो सारी आदमी जैसे सुबह चलता है रात को सोता है तो रिमाइंड करता है आज मैंने क्या क्या किया, आंखें बंद करके कहाँ क्या हुआ, बिल्कुल। तो वो मैं रिमाइंड करा, तो वहाँ देखा भाई पीछे कौन कौन चोर थे, वो चेहरे पढ़ने में आया, समझने में टाइम लगा, लेकिन एंडिंग टाइम पे जाके वो गलतियाँ सारी पता चली, कहाँ क्या गलती थी, किसकी गलती थी, किसने कैसे क्या किया। तो वो आदमी तभी समझता है। अब हम यहाँ से मान लो आप 100 मीटर 1 किलोमीटर किसी गांव में गए, बाइक पे गए, तो आपको वो जब वो कर लोगे, कोई चीज़ रास्ते में गलत हुई है तो आप उसको याद करोगे, रिमाइंड करोगे भाई रात तो बच गया, थोड़ा सा वो हो गया था, बिल्कुल। तो वो जिंदगी का सफ़र है, वो आपको एंडिंग में समझ में आएगा भाई कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो वो गलतियाँ बहुत हुई हैं लोगों की, क्योंकि फिर बड़े भाई ने मुझे समझाया भाई, मेरे पास भी छोटी थी लेकिन मैंने सब्र किया तुम्हारे लिए, बिल्कुल मेरे भाई बन जाए। अब मुकेश भी तगड़ा है, वो भी नहीं, लेकिन तेरे को मौका मिला है तो तू करके दिखा, बिल्कुल। तो मैं तब रुका और मेहनत की मैंने लगातार, और उस मेहनत में देखो मुकेश भी मेरे साथ था, एक एज ए पार्टनर भी, फाइट पार्टनर भी, और एज ए मोटिवेशन भी, क्योंकि वो इंडिया टीम में उसका रिजल्ट मेरे से कई गुना अच्छा था नेशनल स्तर पे। जी, लेकिन आपके लिए, लेकिन इंटरनेशनल के मौके नहीं मिले उसको, 1-2 मौके मिले हैं, उन्हीं में उसका रिजल्ट अच्छा था।
मौके मिलते तो शायद मेरे से भी अच्छा खिलाड़ी होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो राजेश का वहीं पे स्टेट लेवल पे ही रोक दिया प्रोग्राम, जैसे चैंपियन होते थे और भिवानी के अंदर ट्रायल करा के सिलेक्शन नहीं करते थे। और अगर मनोज जी को फेडरेशन की या गेम से रिलेटेड किसी बड़े पद पे बिठाया जाए तो क्या क्या बदलाव करना चाहोगे आप? देखिए वो मुझे पता है, जैसे देखिए मैं इकलौता ऐसा खिलाड़ी हूँ जो जैसे रेलवे से पहले भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल सारी खेला, और रेलवे में जाने के बाद भी मैं जैसे इंटर डिवीज़न के लिए भी मेरा ट्रायल जी, रेलवे टीम में बढ़ने के लिए, मतलब ये कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल, अच्छा जी, फिर नेशनल के लिए ट्रायल और फिर इंटरनेशनल के लिए ट्रायल। और कई बड़े नाम ऐसे हैं कि डायरेक्ट कैंप में होते थे, बिना ट्रायल के डायरेक्ट कैंप में होते थे। एक फाइनल ट्रायल होता है इंडिया टीम में जाने के बाद इंटरनेशनल के लिए, एक तो डायरेक्ट बॉक्सर वहाँ पे एक कैंप के लिए हो और एक बॉक्सर नीचे से लड़के आए। बिल्कुल। देखिए आप ऊपर से मैं सब समझदार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, लड़ना होता है अनाड़ी के साथ, बिल्कुल। खिलाड़ी के साथ सब लड़ते हैं, अनाड़ी के साथ सबके बस की बात नहीं है। एक बार लड़ेगा, 2 बार लड़ेगा, कोई ना कोई अनाड़ी ऐसी तैसी करके चला जाएगा। बिल्कुल। तो वो अनाड़ियों के साथ मेरा लड़ना शुरू से रहा, क्योंकि आप 6 डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, स्टेट खेल रहे हो, स्टेट में फिर 6 बॉक्सर रहो, नेशनल में फिर 6 बॉक्सर रहो, फिर जाके आप कैंप में जाओ। तो वहाँ पे मैं सुधार करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं तो लगातार ज़िंदगी में सारे कैंप वहाँ तक पहुँचता रहा, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ बड़े नाम वहाँ पे डायरेक्ट थे। तो दिक्कत तो नीचे से ऊपर आने में है, ऊपर लेवल पे तो सब एक है। बिल्कुल। तो वहाँ वो जो दिक्कत है वो मुझे फेस करनी पड़ी, और इतने लंबे समय मुझे खुशी है फिर भी मैं इतने इतना लंबा सफ़र लगातार 22-23 साल इंडिया टीम में अपने आप को नंबर 1 रख पाया और मेंटेन रख पाया, और इतनी गंभीर परिस्थिति गुजरने के बाद भी। बिल्कुल। तो उससे कुछ ना कुछ अनुभव भी मिला है। वो कहते हैं कि ऊपर वाला परिस्थिति भी उसी को विपरीत देता है जो उसके लड़ने का हुनर जानता हो। बिल्कुल। मनोज जी, हमारे लास्ट में कुछ क्वेश्चन है रैपिड फायर के, मतलब एक शब्द में ही आपको आंसर देना है। ठीक है। बॉक्सिंग के अलावा आपका फेवरेट गेम? बॉक्सिंग के अलावा फेवरेट गेम कुछ नहीं है। अच्छा, बॉक्सिंग ही है सब कुछ? सब कुछ। आपका पूरे वर्ल्ड में फेवरेट प्लेयर? देखिए किसी भी खेल को नहीं, पूरे वर्ल्ड में मेरा फेवरेट प्लेयर, देखिए मैंने वर्ल्ड देखा ही नहीं, मेरा बड़ा भाई देखा है बस। जी, तो वही है राजेश कुमार। हाँ, राजेश, वो उनको देख के बॉक्सिंग, मैं बॉक्सर के साथ स्कोरिंग से खेलता था, उनको देखता था तो वो जैसे ही जिसको भी राइट क्रॉस लग जाता था उनका काउंटिंग होती थी, राइट क्रॉस राइट अप। तो मैंने बचपन में उनको देखा था, तो वही माइंड में फील्ड बन जाती है। एक आप जो बचपन में छोटे बच्चे को दिखाएंगे ना, तो वही तस्वीर चलती है फिर लाइफ टाइम। अब मैंने आपको उदाहरण दिया भाई, शरीदोल नमुक के मारे तो उसमें घायल घातक में, तो वो देख कर मैं बॉक्सिंग में आ गया था। तो फिर वही तस्वीर। आपका फेवरेट प्लेयर आपका भाई है? भाई है। और आपका फेवरेट नेता? फेवरेट नेता कोई नहीं है जी, क्योंकि सारे नेता धोखेबाज हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। सारे नेता धोखेबाज है। आज तक जिसको भी आजमाया है, सब नेता को अब आजमाया है, किसी ने इंसाफ मौका प्रस्त है, किसी ने इंसाफ वाली बात नहीं करी। एक इंसाफ वाली बात है, क्योंकि आप थोड़े फौजी के लड़के हैं तो करो या मरो में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। हाँ या ना, देश के लिए। क्योंकि हमने देश के लिए स्टार्टिंग से पढ़ा है। वो कहते हैं ना, मेरे पिताजी ने देश की बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना के, बड़े भाई ने अच्छे जो हैट्रिक जो हिस्ट्री कार्य करता है उनकी कहानियाँ पढ़ाई हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप है, महाराजा सूरजमल, अपना पृथ्वीराज चौहान, और बड़े बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह। बिल्कुल है। बताओ, भगत सिंह कह रहे हैं अंग्रेजों ने मारने के लिए पहले ही सारी रात बर्फ रख दिया, फिर भी है, सारी रात डंड मार दे यार, अपने आप को गर्म रखा। बिल्कुल। तो हम ये चीज़ सुन के बड़े हुए हैं, तो हम स्पष्ट बात करने में हिचकिचाते नहीं।
जो कहना मुंह पे कहना है। तो नेता अभिनेता दुनिया भर के बरते, हाँ। लेकिन किसी का वो बात है, पानी मारना नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। बात होगी, मुलाकात होगी, हाँ बढ़िया है जी, ठीक है, राम राम, लेकिन काम आप जब बोल दोगे तो कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई पास नहीं दिखेगा। बिल्कुल, ये सच्चाई है, कोई बरत के देख लेना। नहीं, ये तो सच्चाई है। ठीक है, तो आप अच्छा किसको कहोगे? आप अच्छा उसी को कह सकते हो जिसने आपका एक झटके में काम किया हो। बिल्कुल। तो मेरा तो किसी ने काम कराया है नहीं, कोर्ट का केस मेरा पड़ा। ठीक है, अवार्डों के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ, जो जायज़ है। बिल्कुल। तो जिनकी सिफारिश है वो कुछ भी ले लेते हैं। बिल्कुल। तो आप मेरे को देखोगे तो कहीं मेरे को अपील नहीं करनी आती, ना सीखी कभी। बिल्कुल। क्योंकि वही मेहनत की है, मेहनत का गरूर है। जो पूरे वर्ल्ड में गौरव मिलता है, वो तिरंगा जब लहराता है, वो गौरव हमने अपनी मेहनत से लिया है, और उस गौरव के लिए सारी दुनिया है। बिल्कुल, सबसे जो तिरंगा है उसके लिए सारी दुनिया सलाम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सलाम हमने दुनिया से करवा रखा। बिल्कुल। तिरंगा लहराता है जब, तो सारे सल्यूट ऐसे जय हिंद करके सल्यूट मारते हैं चैंपियन के उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें कहीं इन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, और जो मतलब कि नेता अभिनेता मतलब कि अपने स्टैंडर्ड में, उनका स्टैंडर्ड कुछ नहीं, उनको डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन हमें पूरा वर्ल्ड जानता है। आज भी आप इंग्लैंड के अंदर जाओगे, हाँ। तो बॉक्सर भैया, जो जहाँ बॉक्सिंग फील्ड है वही बॉक्सर मनोज कुमार वाकया में है। बिल्कुल। तो वो गौरव हमने ले रखा है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके सामने ये सब चीज़ें छोटी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें कोई गिल्टी फील कराता है तो वो गिल्टी हम फील करने का मौका ही नहीं छोड़ते। ठीक है, तो नेता सारे अच्छे हैं, सारे गलत हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जो काम कर दे भाई वो अच्छा, जो ना करे तो वो बुरा। लेकिन हमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, ये है अपनी ज़िंदगी में हम खुश हैं, अपने मन के राजा, और राजा ही रहेंगे जब अपनी मेहनत पे सब कुछ हासिल। बिल्कुल। हाँ, पब्लिक के लिए हम पब्लिक के लिए एक बार जरूर आना चाहेंगे फील्ड में, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से सोच रही है कि मैं अपने लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अपनों के लिए, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन मेरी सोच है कि जिन परिस्थितियों से हम निकले हैं, ऐसी परिस्थिति किसी और को ना देखनी पड़े। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ज़रूर फील्ड में आएंगे जो हमसे उम्मीद करते हैं, या उम्मीद रखते हैं, या उम्मीद जताते हैं अभी। बिल्कुल। तो उनके लिए आना जरूर चाहेंगे, क्योंकि देश सेवा ही हमारा कर्म है। वो कहते हैं तिरंगा हमारी शान में, तिरंगा हमारी आन में, तिरंगा हमारी बान में, तिरंगे में हमारी वही श्रद्धा जो श्रद्धा हमारे भगवान में। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में आप क्या अपील करना चाहोगे खिलाड़ियों को मोटिवेशनल तौर पे? देखिए, खिलाड़ियों को ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अचीव करो जो भी करना है। आप किसी से आस्था मत लगाओ कि हमें ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, ये सब चीज़ें पीछे आएंगी अगर आप अचीव करोगे तो। लाइक नीरज चोपड़ा, पहले क्या फैसिलिटी, वो उसका डिफिकल्ट टाइम था, जो डिफिकल्ट खेल है बिल्कुल, क्योंकि बाले में हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था। तो उसने ऐसी चीज़ कर दिखाई कि हर देश का बच्चा उम्मीद जता सकता है भाई, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस धरती पे। बिल्कुल, सब कुछ हो सकता है, आपकी इच्छा, भावना, मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही खिलाड़ियों से अपील करूँगा कि आप अपने कर्म में, मेहनत में ध्यान दीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ तो हमेशा विपरीत चलती हैं, लेकिन आप जब एक कामयाब हो जाओगे तो सारी परिस्थितियाँ आपके स्थिति में होंगी, आपकी साइड होंगी। जो विपरीत होंगे वो भी आपकी तरफ होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम मिले हैं ऐसे खिलाड़ी से जिसका जीवन संघर्षों से गुजरा, और कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देख के एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।